आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल जब मोदी साहब की बांग्लादेश यात्रा के खिलाफ बांग्लादेश भर में मुजाहरे शुरू हो चुके थे, हालांकि ढाका के एक्टिंग पुलिस कमिश्नर साहब ने ये वार्निंग दे रखी थी कि जो कोई भी मोदी के खिलाफ रैली निकालेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वहां पर बड़े पैमाने पर रैलियां हुई, बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां पर निकले और पुलिस ने भी फिर सैकड़ों की तादाद में शहरियों को गिरफ्तार भी किया इन मोदी मुखालिफ रैलीज में शिरकत के इल्जाम में। अलबत्ता हमने आपको ये चीज़ पहले ही कंफर्म कर दी थी कि ये रैलियां तो निकलेंगी, प्रोटेस्ट भी होंगे, लेकिन इस बार मोदी साहब ये दौरा हर हाल में करके रहेंगे। इसका सबसे बुनियादी रीज़न बांग्लादेश नहीं है बल्कि वेस्ट बंगाल के चुनाव है। सेकेंडरी रीज़न इस चीज़ का फिर वो है कि इंडिया और बांग्लादेश के गिरते हुए रिलेशंस को मोदी साहब इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन प्राइमरी रीज़न इस विजिट का जो है वो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है, क्योंकि आम जो बंगाल का शहरी है, वेस्ट बंगाल का शहरी, वो ये समझ रहा है कि वाकई में अगर बीजेपी यहाँ पर जीत के आएगी तो वहाँ पर दुर्गा की जो पूजा है ये बंद हो जाएगी और बीजेपी फिर नॉर्थ इंडिया के देवता और वहाँ का जो कल्चर है वो यहाँ पर लेकर आएंगे। टीएमसी जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, उन्होंने मोदी जी के जय श्री राम वाले नारे के जवाब में ये वाली कैंपेन चला के रखी है वेस्ट बंगाल के अंदर, और टीएमसी बहुत ज़्यादा सफल भी हुई है इस तासुर को आम करने के लिए। तो इसके जवाब में इस तासुर को, इस इंप्रेशन को कमज़ोर करने के लिए मोदी साहब बांग्लादेश की खुलना वाले इलाके में एक हिंदुइज्म का, वेस्ट बंगाल का जो हिंदुइज्म है इसका एक बहुत अहम तरीन मंदिर वाक़ है जिसे जय शोरेश्वरी काली का मंदिर कहा जाता है। तो वेस्ट बंगाल के हिंदुओं में ये मंदिर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो मोदी साहब दरअसल यहाँ पर आना चाहते हैं टीएमसी के तासुर को डिफ्यूज़ करने के लिए कि वो एंटी बंगाली नहीं है और सिर्फ नॉर्थ इंडिया के राम और शिवा टाइप जो देवता हैं सिर्फ उनको नहीं मानते, वो दूसरे देवताओं को भी मानते हैं। दूसरा जो सबसे अहम उनका ऑब्जेक्टिव था वो वेस्ट बंगाल की 40 से 45 कंस्टिट्यूएंसीज में अक्सरियत रखने वाली माटवा कम्युनिटी से मिलने जा रहे हैं, जो कि आधे बंगाल में रहते हैं और आधे जो उनके रिलेटिव्स हैं और आधी फैमिलीज जो हैं ये बांग्लादेश के अंदर रहती हैं। तो बंगाल के अंदर रहने वाले माटवास के पास वोटिंग राइट्स तो हैं लेकिन सिटीजनशिप नहीं है, और उनकी ये डिमांड है कि उनको भी सिटीजनशिप दी जाए और उनकी कम्युनिटी के बाकी लोग जो कि बांग्लादेश के अंदर रहते हैं उनको भी सिटीजनशिप दी जाए, क्योंकि आधी फैमिलीज जैसे कि हमने आपको बताया कि बंगाल के अंदर रह रही हैं और आधी बांग्लादेश के अंदर रह रही हैं। तो मोदी साहब उनसे बंगाल में ये वादा करके आए हैं कि वो उनको भी सिटीजनशिप देंगे और बांग्लादेश के अंदर जो माटवाद रहते हैं उनको भी देंगे। ये वादा मोदी साहब करके आए इलेक्शन कैंपेन में और लंबे अरसे से मोदी साहब ये बात कहते चले आ रहे हैं। तो ये जो 40 से 45 कंस्टिट्यूएंसीज हैं माटवाज की, इनको पक्का करने के लिए बांग्लादेश के माटवाज से मुलाकात करने मोदी साहब यहाँ आए हैं, ताकि आने वाले चुनाव में वो जो 40 से 45 कंस्टिट्यूएंसीज हैं वेस्ट बंगाल की, वो पूरी तरह मोदी साहब के हक में वोट दे दें। और उनकी ये वाली जो स्टंट है, उन्होंने ये जो स्टंट किया है बांग्लादेश आने वाला, इसके बाद ये बात तकरीबन तय है कि वो जो 40 to 45 कंस्टिट्यूएंसीज हैं वेस्ट बंगाल की, ये पूरी तरह से मोदी साहब को ही वोट देंगी। ये तो तकरीबन तय बात है। अगर ये यहाँ पर नहीं आते तो शायद वहाँ पर एक तगड़ा कंपटीशन होना था ममता बनर्जी और बीजेपी के दरमियान, लेकिन मोदी साहब ने यहाँ आकर वो 45 कंस्टिट्यूएंसीज अपने नाम कर दी हुई हैं और बांग्लादेश में आकर जब वो इन माटवाज से मिलेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने जा रहा है उन कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर। और इसी चीज़ को बीजेपी बंगाल अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा फैला रही है इस वक्त कि मोदी साहब जय शोरेश्वरी काली के भक्त हैं और वहाँ पर गए हुए हैं, और दूसरी बात ये कि वो माटवाज से मिले हैं और उनको सिटीजनशिप देने जा रहे हैं। और ये बातें फैलाई जा रही हैं कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही थी, मोदी जी बंगाली हिंदुओं के मुकद्दस तरीन मकामात के खिलाफ नहीं है। तो मोदी साहब का ये जो दौरा है बांग्लादेश है, ये उनके लिए सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर जो प्रो इंडिया लॉबीज हैं, जो कि चीन की इन्वेस्टमेंट और उसके बढ़ते हुए असर की वजह से हट जा बाबू बोल के साइड पे हो गई थी, वो भी अब दोबारा से एक्टिव होना शुरू हो गई हैं। एक तो एंटी मोदी रैलीज पे ये जो क्रैकडाउन हुआ है इन्हीं का कारनामा है, क्योंकि न्यू दिल्ली से इस प्रो इंडिया लॉबी को, जिसके अंदर बांग्लादेश के कुछ ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, कुछ जर्नलिस्ट शामिल हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं और कुछ पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, ये लॉबी मुकम्मल तौर पर एक्टिव है और शेख हसीना ज़ाती तौर पर चीन को इंडिया से कम अहमियत नहीं देती। ये हकीकत है, क्योंकि अगर ऐसा होता और अगर हम ये मानते कि शेख हसीना भी मुकम्मल तौर पर प्रो इंडिया लॉबी है, अगर ऐसा होता
तो चीन का BRI बांग्लादेश के अंदर कभी शुरू नहीं हो सकता था शेख हसीना के दौर में। BRI के अंदर बांग्लादेश की शमूलियत शेख हसीना की ही सरकार में इस बात का प्रूफ है कि शेख हसीना चीन को भी इंडिया के साथ साथ बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं और एक बैलेंसिंग पोजीशन रख के चलना चाहती हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि उनके इर्द गिर्द उनके आसपास पावरफुल इंडियन लॉबीज मौजूद हैं और वो इस वक्त बहरहाल फ़ाल हैं, एक्टिव हैं। और इसी लॉबी के अंदर इनके एक फॉरेन रिलेशंस के एडवाइज़र साहब भी शामिल हैं, PM शेख हसीना साहब के। उन्होंने लंदन की एक थिंक टैंक के साथ होने वाली वर्चुअल सेमिनार में कहा है कि बांग्लादेश जो है ये BRI का मेंबर तो है, लेकिन ढाका जो है ये इंडो पैसिफिक प्लान में भी इंटरेस्टेड है। अब ये वो हजरात हैं जिन्होंने एक प्रकार से कसम खा के रखी है कि इंडिया जो कि पहले सेंट्रल रोल रखता था बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में, इस रोल को हमने दोबारा एक्टिव करना है, दोबारा लाना है। ये वो लॉबी है। इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि इंडो पैसिफिक में शमूलियत का मतलब है कि यू आर आउट ऑफ BRI, क्योंकि इंडो पैसिफिक नाम की बला बनी ही BRI को काउंटर करने के लिए। वरना इसको बनाने का अमेरिका का मकसद क्या है? सिर्फ इंडिया और साउथ चाइना सी में मछलियां पकड़ने के लिए अमेरिका यहाँ बैठा हुआ है इंडो पैसिफिक बना के। अगर कोई मुल्क इंडो पैसिफिक और BRI में एक साथ रह सकता तो खुद इंडिया क्यों नहीं गया दोनों में? उसके पास तो अभी भी ऑफर मौजूद है BRI ज्वाइन करने की, तो फिर इंडिया इंडो पैसिफिक के साथ साथ BRI क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है? म्यांमार क्या बेवकूफ़ है कि वो दोनों प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन नहीं कर रहा? साउथ एशिया के किसी मुल्क के फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट ने ऐसी बोंगी नहीं मारी जिस तरह बांग्लादेश के अंदर ये प्रो इंडिया हजरात जो हैं ये बोंगियां मारते फिर रहे हैं कि वी शुड ज्वाइन बोथ, क्योंकि इनको मालूम है कि इंडो पैसिफिक ज्वाइन करने से ही बांग्लादेश की हैसियत ख़त्म हो जाती है BRI से। और यही तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है जिसको ये हजरात जो कि बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं ये हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भोले भाले जो हजरात हैं बांग्लादेश के अंदर, उनका ख्याल है कि वी शुड ज्वाइन इंडो पैसिफिक फॉर आवर इकोनॉमी। तो साहब ये तो एक फौजी प्लेटफॉर्म है इंडो पैसिफिक जो है, और इसके पास तो क्वाड है जिसको एशियन नेटो कहा जा रहा है। वेयर इज इट्स इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म जिसको ज्वाइन करने की बातें हो रही हैं? और अगर चीन भी अमेरिका की तरह और इंडिया की तरह हथियारों और जंगों की दौड़ में इंटरेस्टेड होता तो जरा ये बताएं कि BRI की फौज किधर है? इंडो पैसिफिक की फौज तो मालूम है ना हमें कि क्वाड नाम की एक चीज मौजूद है जिसने आगे चलकर एशियन नेटो बनना है अमेरिका और इंडिया के बकौल। तो चीन के BRI की फौज किधर है? उसमें तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बातें नजर आ रही हैं और ट्रेड की बातें नजर आ रही हैं, फौज कहाँ है उसमें? इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि चाइना जो है ये इकोनॉमी में इंटरेस्टेड है, ट्रेड में इंटरेस्टेड है। तो फिर आखिर इस तरह की थ्योरीज को पेश करना, और वो भी आलमी फोरम्स पर, लंदन के थिंक टैंक में बैठकर ये बातें हो रही है बांग्लादेश की कि हम तो इंडो पैसिफिक में जाने के लिए भी तैयार हैं। आखिर इन चीज़ों का बांग्लादेश और चीन के बीच जो एक ज़बरदस्त म्यूचुअल रिलेशन बना हुआ है, इस पे कितना नेगेटिव असर पड़ सकता है, इस पे क्यों नहीं सोचा जाता? देखें 2018 में क्या हुआ था। पाकिस्तान जो कि BRI के एक अहम तरीन मुल्क है और CPEC उसके अंदर है, जो कि स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास करने के लिए चीन को एक अहम तरीन स्ट्रेटेजिक ऑप्शन मुहैया करता है साउथ चाइना सी में टेंशंस की सूरत में। इस मुल्क में 2018 में क्या हुआ कि इमरान खान के एक एडवाइज़र थे, ऐसे ही जो शेख हसीना साहब के एडवाइज़र हैं इन्हीं की तरह, ये साहब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के एडवाइज़र थे, इनका नाम था रज़ाक दाऊद। इन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि ये जो पिछली हुकूमतें थी ना इमरान खान से पहले वाली, इन्होंने चीन के साथ ख़राब नेगोशिएशन किए हुए हैं और इनका होमवर्क तो पूरा था ही नहीं। और ऐसा इंप्रेशन रज़ाक दाऊद साहब ने देने की कोशिश की कि गोया कि वो चीन के साथ दोबारा नेगोशिएशन करना चाहते हैं। नाउ दिस वाज जस्ट एन इंटरव्यू, लेकिन चीन ने इसका नोटिस लिया था कि देखें आपके लोग क्या कर रहे हैं, किस किस्म की बातें कर रहे हैं। और इसके बाद से पाकिस्तान में से इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई, कोई बयान सामने नहीं आया। तो देखें चीन इस तरह की चीज़ें नोट करता है कि कौन कौन उनके इंटरेस्ट के खिलाफ बात कर रहा है BRI के मुल्कों में और कौन कौन उनकी फेवर की बातें कर रहा है। और उन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, उन कंट्रोवर्शियल बातों से इज्तनाब करना चाहिए जिनसे बांग्लादेश के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर और बांग्लादेश के रिलेशंस पे फ़र्क पड़ता हो। इस चीज़ को बांग्लादेश को ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि चीन के ख़िलाफ़ और उसकी इन्वेस्टमेंट के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें सामने ना आए।